सो हेलो एवरीवन, एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री सीरीज में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। ये प्रीलिम्स स्पेशल सीरीज है जिसमें आज हम दिल्ली सल्तनत के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जो कि स्लेव डायनेस्टी है। ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी के ऊपर आज का हमारा डिस्कशन रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जैसा मैंने बताया था, अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें, ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें, दिल्ली सल्तनत की बात करें तो सबसे पहले आपके अगर टाइमलाइन देखें तो सबसे पहले आपके स्लेव डायनेस्टी आती है। स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के बाद आपके आएंगे खिलजी डायनेस्टी। खिलजी के बाद, सॉरी, खिलजी के बाद आएंगे आपकी तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी एंड लास्ट में लोधी डायनेस्टी। तो अगर इन चार डायनेस्टीज की अगर हम बात करें तो ये चारों डायनेस्टी टर्किश ओरिजिन की थी। टर्किश टर्किश ओरिजिन की थी। लोधीज वेर द ओनली रूलर्स हु वेर ऑफ अफगान, वेरी इंपॉर्टेंट, वेर ऑफ अफगान ओरिजिन। ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी में कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को हम मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं, मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं वो है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान एंड फिर जियासुद्दीन, जियासुद्दीन बालबन, जियासुद्दीन बालबन। तो ये इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे आपकी स्लेव डायनेस्टी में। तो चलिए हम सबसे पहले फोकस करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर हम बात करें तो ही वॉज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान हु इंट्रोड्यूस जजिया। जजिया, जजिया कह लीजिए या जजिया कह लीजिए, जजिया टैक्स ऑन हिंदूज, ऑन नॉन मुस्लिम, नॉन मुस्लिम। तो जजिया क्या था? तो जजिया वो टैक्स था जो कोई भी नॉन मुस्लिम प्रजा, नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट किसी भी इस्लामिक रूलर के शासन में रहने के लिए एज अ रिलीजियस टैक्स जो देती थी, उसको जजिया कहा जाता था। तो सबसे पहले हिंदुस्तान की सरजमी पर जजिया टैक्स इंट्रोड्यूस करने वाला जो राजा था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और जैसा कि मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था मोहम्मद गौरी का। ही वॉज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी एंड आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी ही declared his independence and established Mamluk dynasty. ठीक है, so he was the founder of Delhi Sultanate. He was the founder of Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में है कि कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये ध्यान देने वाली बात है कि कुतुब मीनार का नाम, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से नहीं पड़ा था, बल्कि एक सूफी संत थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार, बख्तियार काकी, काकी। ये एक सूफी संत थे और ये चिश्ती सिलसिला से बिलोंग करते थे, चिश्ती सिलसिला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें जानने वाली हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। चलिए अब बात करते हैं हम इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश की अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश, पहली बात तो ये है कि इल्तुतमिश स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था। दूसरी चीज है कि बाद में इल्तुतमिश शादी कर लेता है एंड ही बिकेम सन इन लॉ, सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, बाद में वो सन इन लॉ बन जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी तक जो दिल्ली की कैपिटल थी वो लाहौर थी। दिल्ली सल्तनत की कैपिटल लाहौर थी। लाहौर से जो कैपिटल है, राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किसने किया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करने का काम किया। दूसरी बात यह है कि कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए इल्तुतमिश ने। पहला कॉइन है कि सिल्वर, जो कॉइन है, सिल्वर कॉइन जिनको कहा गया टंका, और कॉपर कॉइन जिसका नाम था
जीतल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर उसके बाद अपने शासनकाल को चलाने के लिए कुछ एडवाइजर्स की उन्होंने एक कमिटी बनाई। ठीक है, 40 एडवाइजर्स थे, 40 एडवाइजर्स। ठीक है, 40 एडवाइजर्स जिनको नाम दिया गया टर्क ए चहलगनी, टर्क ए चहलगनी। टर्क ए चहलगनी का जो रियल काम था वो था एडवाइस करना, एडवाइस द सुल्तान, एडवाइस द सुल्तान। लेकिन बाद में चल के अगर हम देखें टर्क ए चहलगनी का जो काम है वो ये जो ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स थे उनका काम काफ़ी अलग हो गया। दिल्ली सुल्तान के कामकाज में अड़ंगा डालने लगे। कई बार वो प्लॉट करते थे ताकि सुल्तान को बदला जा सके, अपने मन माफिक कोई कठपुतली सुल्तान को बिठाया जा सके, कोई पपेट सुल्तान को बिठाया जा सके। कई बार वो सुल्तान के बेटों को भी मरवा देते थे ताकि वो अपने हिसाब के लोगों को राजगद्दी पर बिठा सके। तो एक तरीके से धीरे धीरे टर्क चहलगनी का जो काम था, एक एडवाइजर का काम था, वो एडवाइजर से काम हटके धीरे धीरे वो थोड़ा सा परवर्स मोटिव की तरफ उनका बढ़ गया, परवर्स मोटिव की तरफ बढ़ गया। ठीक है, वो शासनकाल में इंटरफेरेंस करने के अलावा राजा की, जैसे मैंने बताया था कि दे स्टार्टेड ओवरशैडोइंग द रूल ऑफ द किंग, दे स्टार्टेड sabotaging द एडमिनिस्ट्रेशन, दे ऑल्सो ऑफन किल्ड द सक्सेसर्स ऑफ द किंग। ठीक है, तो धीरे धीरे ये परेशानी आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से ये टर्क चहलगनी एक तरीके से परेशानी का सबब बन गए दिल्ली सुल्तान के लिए, परेशानी का सबब बन गए दिल्ली सुल्तान के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इल्तुतमिश के बारे में। एक और चीज है इल्तुतमिश ने जो इंट्रोड्यूस की थी वो है इक्ता सिस्टम, इक्तादारी सिस्टम। लेकिन ये बड़ा टॉपिक है, इक्तादारी सिस्टम के ऊपर मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा ताकि मैं इसको अच्छे तरीके से समझ सकूं। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि इक्तादारी सिस्टम इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस बाई इल्तुतमिश। ठीक है, फिर आती हैं आपकी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान देखें तो इल्तुतमिश के जो बेटे थे, ठीक है, इल्तुतमिश के सारे बेटे नकारे थे, इस वजह से इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को, रजिया सुल्तान को, राजगद्दी पर बिठाया एंड शी बिकेम द फर्स्ट रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान बिकेम द recorded first recorded एम्प्रेस ऑफ इंडिया, फर्स्ट रिकॉर्डेड एम्प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर हम रजिया सुल्तान के रूल की बात करें तो 1236 से लेके 1240 तक, यानी कि फॉर 4 years शी रूल्ड द किंग, शी रूल्ड द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, और शी वॉज वेरी एफिशिएंट, शी वॉज वेरी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। और उनके पास सारी मतलब कि एक अच्छा राजा होने की सारी काबिलियत थी। ठीक है, वो कई बार अपने आप को मर्दों के तरीके से, तौर तरीके से पेश आती थी। वो हंटिंग एक्सपीडिशंस पे भी जाया करती थी, लड़ाइयों में भी सेना का नेतृत्व करती थी। ऑल काइंड ऑफ थिंग्स वेर अंडरटेकन बाय रजिया सुल्तान। शी वाज हैविंग ऑल, डिस्पाइट हैविंग ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड leadership quality, she was just not having one quality, which was one trait which was needed to be the Delhi Sultan, and that was her gender. तो अपने जेंडर की वजह से, सिंस शी वॉज अ वुमेन, हर रूल वॉज नॉट लाइक्ड बाई टर्क चहलगनी। ठीक है, जो टर्क चहलगनी थे, टर्क चहलगनी ऑलवेज डिस्पाइज द रूल ऑफ रजिया सुल्तान। हमेशा वो उनके शासनकाल में उनको नहीं देखना चाहते थे कि वो राजगद्दी पर बैठी रहे। कई बार उन्होंने कोशिश की कि उनका कैरेक्टर असैसिनेशन भी किया जा सके ताकि जनता के बीच में उनका नाम खराब कर दिया जाए। वैसे ही जब रजिया सुल्तान ने एक जमालुद्दीन याकुट करके एक नॉन टर्किश इंसान को जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बिठाया, तो लोगों ने, यानी स्पेशली टर्क चहलगनी ने ये कहानी बनाई कि रजिया सुल्तान और याकुट, रजिया सुल्तान और याकुट के बीच में इलीगल संबंध है बेसिकली, कि उनका बीच में चक्कर चल रहा है, कहने का मतलब ये है। हाउएवर विद द हेल्प ऑफ टर्क चहलगनी ने रजिया सुल्तान के ही भाई बहराम शाह को कूटनीति से बहराम शाह को राजा बनवा दिया, और जिसकी वजह से जब रजिया सुल्तान बहराम शाह के खिलाफ लड़ी तो रजिया सुल्तान को फिर मार दिया गया, और उसके बाद रजिया सुल्तान का शासन यहाँ पर समाप्त हो जाता है।
तो कुछ चीज़ें जानने वाली है कि शी वॉज द फर्स्ट रिकॉर्डेड एम्प्रेस ऑफ इंडिया. शी वॉज अ वेरी इफेक्टिव रूलर बट शी वॉज नॉट हैविंग द जेंडर विच वॉज नीडेड टू बी दिल्ली सुल्तान. फिर टर्के चलगनी के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे क्योंकि औरत होने के नाते टर्के चलगनी जो कि एक मेल शावनिस्ट ग्रुप था, ग्रुप ऑफ 40 nobles, group of 40 nobles which was a male chauvinist group, they despised the rule of रजिया सुल्तान. और इस वजह से बहराम शाह जो रजिया सुल्तान का भाई था, कूटनीति करके टर्के चलगनी ने बहराम शाह को राजा बना दिया. और जब रजिया सुल्तान ने इसकी मुखालफत की, जब इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और वापस से अपनी राजगद्दी पाने की कोशिश की, तो इस युद्ध में रजिया सुल्तान वॉज डिफीटेड एंड लेटर शी वॉज एक्सिक्यूटेड. ठीक है. फिर आपका अगर हम देखें तो आता है गियासुद्दीन बालबन का रूल. तो गियासुद्दीन बालबन जब गियासुद्दीन बालबन के बारे में अगर हम देखें, गियासुद्दीन बालबन, तो गियासुद्दीन बालबन ही हिमसेल्फ वाज अ स्लेव एंड पार्ट ऑफ टर्के चहलगनी. और जब वो राजगद्दी पर बैठे गियासुद्दीन बालबन, तो सबसे पहले उनके पास जो रास्ता था वो था कि भाई टर्के चहलगनी की पावर को कम करना. क्योंकि जब तक टर्के चहलगनी शासन करता रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करता रहेगा, तब तक वो दिल्ली सुल्तान के रूप में अपना सही तरीके से कामकाज नहीं कर सकते हैं. तो उनके जितने भी डिसीजन थे गियासुद्दीन बालबन के, वो सिर्फ और सिर्फ टर्के चहलगनी की पावर को कंट्रोल करने के लिए थे. तो सबसे पहला इनिशिएटिव उन्होंने लिया कि उन्होंने एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया. सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि सारी पावर जो है दिल्ली सुल्तान के हाथों में उन्होंने कॉन्सेंट्रेट कर दी. फिर ही अडॉप्टेड अ स्टेटिस्ट पॉलिसी. स्टेटिस्ट पॉलिसी का मतलब होता है कि जो स्टेट है, स्टेट विल बी ऑल पावरफुल एंड ऑल द डिसीजंस, ऑल द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, ऑल द अफेयर्स इन द किंगडम will be basically decided by the state alone. तो he adopted a statist policy. फिर बात आती है कि दिल्ली सुल्तान की सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने कंसेप्ट दिया जिल इलाही का. जिल इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड. जिल का मतलब होता है शैडो और इलाही का मतलब होता है गॉड, शैडो ऑफ गॉड. ताकि ये मैसेज जनता के बीच में जा सके कि जो दिल्ली सुल्तान है एक तरीके से ही इज हैविंग डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप, डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप. कि राजा जो है एक तरीके से भगवान का ही एक शैडो है. ठीक है. क्योंकि इस्लाम में आप ये नहीं कह सकते कि राजा भगवान है, क्योंकि इस्लाम में ओनली अल्लाह इज द सुपर नेचुरल पावर. यू कांट इक्वेट वन सेल्फ विथ अल्लाह. तो अल्लाह नहीं बोला उन्होंने, अपने आप को बोला जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ गॉड. ठीक है. ताकि दिल्ली सुल्तान की सुप्रीमेसी जनता के बीच में जा सके, दिल्ली सुल्तान अपने आप को सुपीरियर एस्टैब्लिश कर सके टर्के चहलगनी के मेंबर्स के कंपैरिजन में. फिर बात आती है उन्होंने एक एलॉबरेट स्पाई सिस्टम का नेटवर्क बनाया ताकि टर्के चहलगनी के मेंबर्स की एक्टिविटी पर ध्यान रखा जा सके. ठीक है. फिर उसके बाद है कि उलेमाज दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर ना कर सके, इसलिए उन्होंने रिलीजन और स्टेट के बीच में एक तरीके से डिवीजन क्रिएट किया. रिलीजन एंड स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर विथ ईच अदर, दे शुड नॉट इंटरफेयर विथ ईच अदर. ठीक है. तो उलेमास की पावर को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी था, क्योंकि उलेमास कई बार धर्म का आसरा लेके राजा के, दिल्ली सुल्तान के रूल को कई बार वो लोग ओवरशैडो करने की कोशिश करते थे. ठीक है. फिर बात आती है कि वजीर, गियासुद्दीन बालबन से पहले वजीर वॉज बेसिकली एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दोनों ही पोर्टफोलियो वजीर के पास थे. क्योंकि अब बात ये आती है कि अगर दोनों पोर्टफोलियो रहेंगे तो हो सकता है कि वजीर आगे चल के राजा के को कू करके खुद राजगद्दी पे बैठ जाए. तो वजीर की पावर को कंट्रोल करने के लिए गियासुद्दीन बालबन ने क्या किया कि वजीर को मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस सिर्फ रहने दिया और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवान ए अर्ज. दीवान ए अर्ज. ठीक है. सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट. ही क्रिएटेड अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर मिलिट्री. ठीक है.
जो पहले वजीर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दोनों देखता था, अब सिर्फ वजीर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। तो देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत के समय में वजीर की जो शक्तियां हैं वो धीरे धीरे कम होती चली गई। फिर वजीर बाद में पावरफुल बना जब मुगल राजा वापस से, जब मुगल शासकों का दौर आया। तो याद रखने वाली चीज़ ये है कि दिल्ली सल्तनत के समय में वजीर की शक्तियाँ कम हो गई थी और मुगल सल्तनत के समय में वजीर की शक्तियाँ वापस से, वजीर काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट बन के उभरा। ठीक है, तो ये इतना जानने वाली चीज़ है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अपने आप को, दिल्ली सुल्तान को सुपीरियर दिखाने के लिए गियासुद्दीन बालबन ने कुछ तरीके के कोर्ट एटिकेट्स इंट्रोड्यूस किए। कोर्ट एटिकेट्स का मतलब है कि जब कोई भी राजा से मिलेगा तो किस तरीके से, हाउ इज गोइंग टू ग्रीट द किंग, हाउ इज गोइंग टू ग्रीट द दिल्ली सुल्तान, उसके लिए कुछ उन्होंने तरीके अपनाए। ठीक है, तो पहला था सिजदा। सिजदा सिजदा का मतलब होता है कि जैसे इस्लाम में मुस्लिम प्रेयर पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो जिस तरीके से बैठ के वो झुकते हैं फिर वापस बैठते हैं, उसको कहा जाता है सिजदा। तो जब भी आप राजा से मिलेंगे तो सिजदा करेंगे। फिर एक और इंट्रोड्यूस किया, पैबोज। पैबोज का मतलब है कि किसिंग द फीट ऑफ द किंग, किसिंग द फीट ऑफ द किंग, यानी कि कोई भी मेंबर टर्क चहलगनी का, कोई भी मेंबर नोबिलिटी का अगर राजा से मिलेगा तो राजा के पैरों को चूमेगा। ठीक है, तीसरा है जमीन बोझ। जमीन बोझ जमीन बोझ का मतलब है किसिंग द ग्राउंड, किसिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ द किंग, कि राजा से मिलते ही आप झुकेंगे और जमीन को यू हैव टू किस द ग्राउंड। ठीक है, तो ये कोर्ट एटिकेट्स गियासुद्दीन बालबन ने इंट्रोड्यूस किए ताकि वो अपने आप को जनता के बीच में ये मैसेज दे सके कि जो सुल्तान है वो टर्क चहलगनी के मेंबर से सुपीरियर है। ठीक है, टर्क चहलगनी के मेंबर से सुपीरियर है। तो ये कुछ तरीके अपनाए गियासुद्दीन बालबन ने ताकि वो टर्क चहलगनी की पावर को टैकल कर सके, कंट्रोल कर सके, ताकि वो जो दिल्ली सुल्तान है उनके काम काज करने के तरीकों में इंटरफेयर ना कर सके। ठीक है, तो ये था आपका स्लेव डायनेस्टी के इम्पॉर्टेंट रूलर्स और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक एंड शेयर। ठीक है, ये एक क्राउड फंडेड इनिशिएटिव है जो आपके लिए है, आपके द्वारा चलाया जाने वाला चैनल है। जितना आप इसको शेयर करेंगे, जितना इसको पॉपुलर करेंगे, उतना ही हमारे लिए इट विल बी मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर अस एंड विल बी एबल टू रीच अ वाइडर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, और उतना ही पॉपुलर होगा और इस इनिशिएटिव को और हम आगे लेकर जाते रहेंगे। और ये जो भी आज हमने डिस्कस किया, इसका हैंड आउट आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।